नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मूसेवाला को मेरे गैंग ने मारा। जी हां, मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा यह अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं पुलिस के हाथ कई अहम सबूत भी लगे हैं। आपको बताएंगे मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड के बारे में। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। पहली बार कैमरे पर मूसेवाला के हत्यारों की तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, आज तक को एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें मूसेवाला की हत्या में शामिल बोलेरो कार पर एक पेट्रोल पंप पर वो जाकर रुकती है, जहां गाड़ी के अंदर से शख्स बाहर आता नजर आता है। पुलिस ने आशंका जताई थी कि कातिल इसी बोलेरो कार में सवार थे। हरियाणा के फतेहाबाद के पास बिस्ला गांव में 2 शूटर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कल फतेहाबाद से 2 शख्स को गिरफ्तार भी किया था, जिनका इस गाड़ी से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अपने आप में जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। साफ साफ चेहरा इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। मूसेवाला की हत्या में शामिल बोलेरो कार एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है। गाड़ी के अंदर से शख्स बाहर निकल कर आता है। पुलिस की ओर से आशंका जताई गई थी कि कातिल इसी कार में थे, इसी बोलेरो में, जो देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप। हरियाणा के फतेहाबाद के पास बिस्ला गांव में 2 शूटर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हुए आपको इन सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साफ साफ उनका चेहरा पहचाना जा सकता है। पुलिस ने कल फतेहाबाद से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया था, जिनका इस गाड़ी से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अब सवाल यह है कि जिन दो संदिग्धों की यह तस्वीर आपके सामने है, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लगातार कार्रवाई पूरे मामले पर पुलिस की ओर से जारी है, ताकि जल्द से जल्द जो भी इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो वो पुलिस की गिरफ्त में हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, तस्वीरों में साफ साफ दोनों के चेहरे देखे जा सकते हैं। अब पुलिस की जांच इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहां तक पहुंची है? ये दोनों व्यक्ति कौन है? क्या इनकी गिरफ्तारी कर पाने में पुलिस कामयाब हो पाई है? क्या चल रहा है इस वक्त? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दें आप। देखिए चित्रा, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि गाड़ी की सीट से जो शख्स उतर रहा है इसका नाम जॉन्टी है और ये हार्डकोर क्रिमिनल है और इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ है। दूसरा शख्स जो लाइनिंग वाली शर्ट में खड़ा हुआ है, इसको पर्वत फौजी कहते हैं और ये भी हरियाणा पुलिस का वांटेड क्रिमिनल है, यानी कि हार्डकोर क्रिमिनल है और गैंगस्टरों के साथ इनके संबंध है। अब ये जो कड़ी जुड़ रही है उस कड़ी को आप इस तरीके से समझिए कि ये जो बोलेरो लगातार सिद्धू मूसेवाला के पीछे दिखाई दे रही है और सिद्धू मूसेवाला के गांव से लेकर जहां पर शूट आउट हुआ है वहां तक ये बोलेरो पीछे चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इस बोलेरो की तस्वीरें जो आ रही हैं, ये हरियाणा के फतेहाबाद के सरदूलगढ़ के बीच में बीसला गांव के पेट्रोल पंप की है और इन दोनों ने यहां पर इस गाड़ी में डीजल भरवाया है, टैंक फुल कराया है और उसके बाद ये दोनों गैंगस्टर इस गाड़ी को लेकर पंजाब की तरफ, सरदूलगढ़ का जो इलाका है, यही कातिल है जिनकी तलाश में सरगर्मी से पुलिस लगी हुई है। सत्येंद्र, क्या ये कातिलों की तस्वीर है? क्या इन लोगों की ओर से ही फायरिंग की गई थी, हमला किया गया था? क्या यही वो कातिल है? देखिए, अगर ये कातिल भी नहीं है तो इतना जरूर तय है कि ये इस कत्ल की अहम कड़ी है, क्योंकि ये दोनों उस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं जिस गाड़ी से शूट आउट हुआ है। तीसरा, इन दोनों लोगों के बारे में जानकारी फतेहाबाद से गिरफ्तार नसीब खान, जो कि गैंगस्टर है, उसने भी दी है और अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों शख्स इस गाड़ी को हरियाणा से ले जाकर पंजाब में उन गैंगस्टर्स को हैंड ओवर कर आए थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था। यानी कि कड़ी अब कहीं ना कहीं जुड़ती भी जा रही है और उसके साथ साथ खुलती भी जा रही है। पंजाब पुलिस की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा टीमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली अलग अलग जगह पर रेड कर रही हैं। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दर्जन के करीब लोग अभी तक राउंड अप किए गए हैं। लेकिन इस कत्ल में ये बोलेरो गाड़ी जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जब अपने घर से निकलता है तब से लेकर शूट आउट होने तक तकरीबन 6 जगह पर इस बोलेरो गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। कातिलों की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द
ये गिरफ्त में होंगे पुलिस के, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे तौर पर मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा हुआ और इसी बात को लेकर पुलिस अब नए एंगल से भी जांच को आगे की ओर बढ़ा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर बड़े कबूलनामे की बात कर लेते हैं। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की बात को स्वीकार किया है। हालांकि लॉरेंस ने साफ किया है कि इस कत्ल में उसके गैंग का हाथ है, लेकिन उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वजह भी बताई है। एक हत्या जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक गोलीकांड जिसकी गूंज ने पंजाब को गैंग वॉर की ओर धकेल दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 6 दिन बाद भी पुलिस इस पहेली को सुलझाने में लगी है, जहां कई सवाल हैं, कई दावे हैं, कई थ्योरी हैं और कई वजहें हैं। इस पूरी साजिश की सबसे बड़ी कड़ी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मान लिया है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे उसका ही गैंग है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात से इनकार किया है कि वो इस हत्याकांड में सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था, यानी वो मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड नहीं है। ये काम इस बार मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कबूल करता हूँ कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हमारे गैंग का हाथ है। मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी देखकर पता चला था। पुलिस की एसआईटी लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही थी और इस हत्याकांड का पूरा सच जानने की कोशिश में थी। पूरे 6 दिन की कोशिश के बाद आखिरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पहली बार किसी गैंगस्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस पूछताछ में लॉरेंस ने ये साफ कर दिया है कि हत्या उसी के गैंग ने कराई है। लॉरेंस ने हत्या की वजह भी बताई है। हमारे गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। विक्की मिद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था। हमारे ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया है। स्पेशल सेल की टीम इस हत्याकांड के बाद जब तिहाड़ जेल में गई थी पहली बार और लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई, तो लॉरेंस बिश्नोई ने जरूर कहा कि ये हत्याकांड हमने करवाया, हमारे गैंग के लोगों का हाथ है, लेकिन शूटर कौन है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इंस्ट्रक्शन हमने पहले से दिया था, बदला हमें विक्की मिद्दू खेड़ा जिसकी हत्या मोहाली में हुई थी उसका बदला हमें जरूर लेना था, लेकिन अब मैं जेल में हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि शूटर कौन है। हमें सिर्फ टीवी देखकर जानकारी मिली कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई है, लेकिन ये जरूर कबूल किया है कि हत्याकांड के पीछे वो खुद है, उसके गैंग के लोग शामिल है, लेकिन शूटर कौन है, किन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया उसके बारे में उसे जानकारी नहीं। मूसेवाला की हत्या के साथ ही सबसे पहली शक की सुई लॉरेंस की ओर घूमी थी। लॉरेंस ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अब अगर लॉरेंस की बातों में अगर सच्चाई है तो हत्याकांड का मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई हो सकता है। सचिन बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है, जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को बाहर से ऑपरेट करता है। अगर लॉरेंस गैंग ने हत्या को अंजाम दिया है तो जाहिर सी बात है कि यह हत्याकांड सचिन बिश्नोई की जानकारी में हुआ होगा। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की बातों में कितना यकीन किया जाए, क्योंकि हत्याकांड के बाद जब हंगामा बढ़ा तो लॉरेंस बैकफुट पर आ गया। उसने खुद की जान के खतरे की आशंका जताई। लेकिन अगर लॉरेंस की बातों में सच्चाई है तो इस कबूलनामे से कई सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की बातें साफ हो चुकी हैं। पहली बात, लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई का सीधा हाथ हत्याकांड के पीछे नहीं है। तीसरी बात, सचिन बिश्नोई हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। चौथी बात, हत्या का मकसद विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेना था। पिछले साल अकाली दल का नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी, जो कि लॉरेंस का बहुत करीबी था। लॉरेंस को शक था कि विक्की को मारने वाला शूटरों को सिद्धू मूसेवाला ने पनाह दी थी, जिसकी वजह से लॉरेंस ग्रुप पिछले काफी वक्त से बदले की फिराक में था। कई दिनों से रेकी की जा रही थी और बदले की आग में जल रहे इस गिरोह ने आखिरकार 29 मई को सिद्धू को गोलियों से छलनी कर दिया।
दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मानसा, आज तक। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने हत्या की बात को कबूल कर लिया, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस के सामने बने हुए हैं। पुलिस लगातार मामले में छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी का दौर जारी है, लेकिन हत्या के 6 दिन के बाद भी हत्या में शामिल एक भी शख्स पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। आखिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का प्लान कैसे तैयार हुआ? हत्या के लिए कहां से हथियार लाए गए? सिद्धू मूसेवाला पर किसने गोलियां चलाई? सिद्धू की हत्या करने कौन कौन मौकाए वारदात पर था? ये वो सवाल हैं जिनकी तलाश अभी पुलिस को करनी है। पुलिस पूछताछ के जरिए तमाम कड़ियां जोड़ रही है। मामले से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सिद्धू मूसेवाला पर हमला करने वाले हमलावरों का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह वीडियो उस वक्त का है जब हमला करने के बाद हमलावरों ने रास्ते में एक ऑल्टो कार सवार को रोककर उसकी गाड़ी छीनी थी। करोला कार को वहीं छोड़ दिया था। सीसीटीवी वीडियो में ऑल्टो कार और बोलेरो कार साफ दिखाई दे रही। अब तक आई सीसीटीवी तस्वीरों के बाद पुलिस अंदाजा लगा रही है कि इसी बोलेरो कार पर वो कातिलों की टोली सवार थी जिसने सिंगर सिद्धू मूसेवाला का सीना छलनी कर दिया। बोलेरो में सवार कातिलों तक पहुंचने के लिए पंजाब पुलिस ने देर रात फतेहाबाद के गांव भिरडाणा में छापेमारी की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि बोलेरो फतेहाबाद से गांव हासपुर के रास्ते पंजाब जाने वाले रास्ते पर जाती दिखाई दी। मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि इन दोनों युवकों का संबंध इस बोलेरो गाड़ी से है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पवन का भाई हत्या में अपने भाई के शामिल होने से इनकार कर रहा है। सर दिन रात हमारे गांव में पंजाब पुलिस और लोकल पुलिस आई थी और हमारी जानकारी में ये आया भी हमारे बड़े भाई पवन कुमार और एक गांव का लड़का और है, उनको साथ में लेके गए हैं जी। जहां तक हमें अनुमान है जी, हमारा भाई सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर मामला है उसके अंदर कोई उसका इंटरफेयर नहीं है, ना ही हमारे पीछे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जी, ना हमारे पिताजी का दादाजी का हमने कभी थाने तक का मुंह नहीं करके देखा जी। दुनिया खरीदती है, बेचती है, अगर उसमें कोई भाईचारा कोई गाड़ी दी हुई है, अगर पुलिस प्रशासन हमारे से कुछ उम्मीद लगा रही है या कुछ हमारे से सवाल जवाब कर रही है तो हम पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है जी, पूरा परिवार सहित है। हत्याकांड का अब तक ना कोई चश्मदीद सामने आया है, ना ही हत्या में शामिल कोई कातिल पुलिस को मिला है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में कातिलों की तलाश में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नेपाल पहुंच गई है। स्पेशल सेल को शक है कि मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटर्स नेपाल में छिपे हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर्स नेपाल में छिपे हो सकते हैं। ये जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस को मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम तुरंत नेपाल के लिए निकल पड़ी। दरअसल जो गैंग काम करते हैं खासतौर से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के इलाकों में, इन गैंग की मॉडस ऑपरेंडी ये है कि एक तो ये हर बार शूटर्स नए इस्तेमाल करते हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो शूटर्स अक्सर कोशिश करते हैं ऐसी जगह भागने की जहां से वो आसानी में पकड़ में ना आए। और यही वजह है कि जब दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, भनक लगी कि शूटर्स नेपाल में हो सकते हैं, एक टीम फौरन वहां के लिए निकल पड़ी। इस बीच सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जो इस हत्याकांड के दर्दनाक होने की कहानी बयां कर रही है। सिद्धू मूसेवाला को हमलावरों ने 19 गोलियां मारी। ये गोलियां शरीर से बेहद करीब से मारी गई। गोली लगने के 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। मौत की वजह खून बहने के सदमे को बताया गया। साफ है कि जिस तरह सिद्धू मूसेवाला पर हमला हुआ उसमें कहीं न कहीं बदला, गुस्सा और दुश्मनी नजर आती है। बस इंतजार है हत्यारों के सुराग का, जिनकी तलाश पिछले 6 दिनों से पुलिस कर रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, मानसा, आज तक। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। भरोसा दिया कि कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उनसे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक जब आज सिद्धू के घर पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
ये गुस्सा है अपने लाल को खोने का, ये गुस्सा है एक होनहार गायक की मौत पर। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के 6 दिन बाद पहली बार पंजाब की सत्ताधारी पार्टी का कोई नुमाइंदा सिंगर के गांव पहुंचा तो लोग भड़क गए। यूं तो आपके विधायक गुरप्रीत मूसेवाला के परिवार से मिलने, सांत्वना देने पहुंचे थे, लेकिन खुद ही घिर गए। विधायक ने जैसे तैसे परिवार की दुहाई देकर जान छुड़ाई। इस तरीके का विरोध चलना पै रहा जी, भगवंत मान आ रहे ने जी, तो पुलिस हिफाजत करके जा रहे अंदर धक्के मार के गुरप्रीत सिंह बनाली बाहर। हालांकि आम आदमी पार्टी को इस गुस्से में कांग्रेस की साजिश नजर आने लगी। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला साहब की दुखदाई मौत के बाद आज जब पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी उनके परिवार के साथ दुख साझा करने जा रहे हैं, इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में भी पंजाब कांग्रेस, जो उनका अतीत रहा है लाशों पे राजनीति, गंदी राजनीति करने का, वो बाज नहीं आ रही। आज फिर से पंजाब कांग्रेस के एक एक्स एमएलए अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ सिद्धू मूसेवाला साहब के घर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। मूसेवाला के घर के बाहर भीड़ के गुस्से को देखते हुए पुलिस के हाथ पांव फूल गए। थोड़ी ही देर में सीएम भगवंत मान को परिजनों से मिलने पहुंचना था। ऐसे में मूसा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये इस गाड़ी में जो भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सिद्धू मूसेवाला के घर पर पहुंच गए हैं और ये गाड़ी सीधा अंदर जा रही है, क्योंकि सुबह जिस तरह से प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था, उसके बाद पुलिस काफी एहतियात बरत रही है। माहौल को देखते हुए भगवंत मान करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे, परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिया। भगवंत मान ने परिवार की हर मांग मानने की बात कही। देखिए, भगवंत मान साहब ने यही बात कही है कि सिद्धू मूसेवाला मेरा छोटा भाई है, मुझे उसके जाने का बहुत ज्यादा गम है, क्योंकि भगवंत सिंह मान साहब ने कहा है कि मुझे लगता है कि वो कलम जो सच्चाई लिखती थी, वो जो टैलेंट था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। और जो एक बात पे भगवंत सिंह मान साहब ने जोर दिया है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा और दोषियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे सरकार को जो कुछ भी करना पड़ जाए। पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या से ठीक 1 दिन पहले 424 वीआईपी की सिक्योरिटी हटा दी थी। इनमें मूसेवाला भी शामिल थे। सुरक्षा हटने के अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई, जिसके बाद से पंजाब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं आज अरविंद केजरीवाल ने भी भरोसा दिया है कि जल्द ही मूसेवाला के परिवार को इंसाफ मिलेगा। पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरी कोशिश जारी है और हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके पहले 2 इंसिडेंट्स हुए थे। पटियाला का हुआ था, एक वो बॉम्ब ब्लास्ट, मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट था, और जैसे ही हुए थे 24 से 48 घंटे के बीच में उसको सॉल्व कर लिया गया था। मूसेवाला हत्याकांड पर सियासत जारी है, लेकिन हम बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे कानपुर की, जहां आज नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं आपको। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी हो गई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला भी दर्ज हो गया है, जहां पत्थरबाजों की संपत्ति अब जब्त की जाएगी। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस की 3 कंपनियों की तैनाती भी वहां पर की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से जानकारी दी गई है। उनकी ओर से कहा गया है गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी। पीएससी की 12 कंपनियां भेजी गई हैं। अब तक 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए
अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहां के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी। तो कानपुर में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर घटा दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईपीएफ पर सरकार की ओर से ब्याज दर घटाकर 8.1% कर दिया गया है। पहले ईपीएफ पर 8.5% का ब्याज दर था, अब उसमें कटौती कर दी गई है और सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लेते हुए 8.5 की जगह ब्याज दर 8.1% की गई है। 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर घटा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब लौट चले, हमारी इस पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती आतंकी वारदातों का असर दिखने लगा है। घाटी में सरकारी नौकरियां करने वाले हिंदू लगातार हत्याओं से खौफ में आ गए हैं। दहशत के माहौल के बीच जान बचाने के लिए वो कश्मीर घाटी छोड़कर दूसरी तरफ रुख करने लगे हैं। जम्मू की ओर पलायन जारी है। हर किसी की जुबान पर यही बात है कि जब तक हालात नहीं सुधरते वो वापस नहीं लौटेंगे। कश्मीरी कौम गोलियां ही खाती रहेगी। कब हमें इंसाफ मिलेगा? किस दिन ये कश्मीरी सुख चैन से जी सकेगा? सरकार के आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। आज जिला अस्पताल में अंतरा के मार रही है तो बंदा कहाँ जाए? आपका जम्मू में तबादला, अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इस चीज के लिए। आप भी कश्मीर से वापस आ गए? जी तब तक नहीं जाएंगे जब? जी नहीं, कब तक नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे? जी नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा खून नहीं है, हमारा खून पानी है। हम ट्रांसफर चाहते हैं, जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। इनकी आवाज में गम, गुस्सा है, बेबसी है, गुहार है और घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बीच जान बचाने की पुकार है। हमारी अपील यही है कि जब तक के एक रोड मैप कश्मीरी पंडित का नहीं बनेगा कश्मीर में जाने के लिए पूरी एंटायर कम्युनिटी, तब तक मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीरी पंडित यूथ हैं इनको आप जम्मू में ही एडजस्ट कीजिए। लगातार हो रही हत्याओं से कश्मीर के हालात इन दिनों बेहद खराब हो रहे हैं और जिंदगी बचाने के लिए कश्मीरी पंडित तेजी से पलायन कर रहे हैं। अभी क्या हालात है वहाँ? बहुत खराब है। मेरे बच्चे उधर नौकरी कर रही हैं, वो भाग गए। अच्छा। हम भी अकेली था। आपके बेटे वहाँ नौकरी कर रहे हैं और बहू भी? बहू भी नहीं है, अभी नहीं है, वो छोटा लड़का था। ये तस्वीरें श्रीनगर जम्मू हाईवे की है, जहां घाटी छोड़कर आए कश्मीरी पंडितों की गाड़ियों की कतार लगी है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोग घाटी छोड़कर जम्मू आए।
समय मैं मौजूद हूं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जम्मू के जगती इलाके में। और जो ये गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं, ये कश्मीर घाटी से लोग पलायन करके आए हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के। दरअसल कश्मीर घाटी में इस समय सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो युवक युवतियां हैं वो कार्यरत है वहां पर सरकारी कर्मचारी के तौर पर। और इस समय आप देख सकते हैं कि वो घाटी से पलायन करके आ चुके हैं। यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये गाड़ियां रुकी है। आप देख सकते हैं कि इनका सामान गाड़ी में, मासूम बच्चे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से आए हैं, खौफ में हैं ये। घाटी से पलायन कर रहे लोग दहशतगर्दी बढ़ने से बेहद खौफ में हैं। टारगेट किलिंग से डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि कहीं कोई आतंकी इन्हें ही ना निशाना बना दे। कौन से इलाके से आए? जी मैं मटन से आया हूँ। अच्छा, अनंतनाग से? अनंतनाग से। तो अभी क्या माहौल है वहाँ पर घाटी में? वहाँ अभी बहुत ही मतलब क्या बयान नहीं कर सकते हैं हम, कितना डर का माहौल है। दिन ब दिन वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई किलिंग होती रहती है। तो हम अब वहाँ से घर से निकलने में भी डरते हैं। हम जब भी किसी को भी देखते हैं, हम सब हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं वहाँ पे, कहीं वो कहीं से कोई बंदूक ना निकाल दे और कहीं हमें गोली ना चला दे। देखिए, घर से ऑफिस तक तो जाना है ना, सब्जी लेनी है, दूध लेना है, हॉस्पिटल जाना है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी देंगे वो लोग तो ऑफिस में मरे, उन लोगों को तो ऑफिस में मारा गया। और जहाँ ऐसे ऑफिस जहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था, नहीं था। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर में ठहरने का मतलब है जिंदगी जानबूझकर जोखिम में डालना। बात करते ही दिलों में घर कर चुका खौफ छलकने लगता है। माहौल आपको पता ही होगा पिछले 20 दिन से क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे माहौल सही होते तो हम यहाँ पे नहीं होते अभी जम्मू में। तो आपको क्या लगता है हिंदू समाज के लोग अब वहाँ सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा किस प्रकार से सारे हिंदू माइनॉरिटी सारे निकल रहे हैं। हम भी निकल रहे हैं, रात को भी निकले हैं, रात को पूरी रात ट्रैफिक में फंसे रहे। माहौल बहुत अभी डरा हुआ है। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कि हम बहुत ही मतलब डरे हुए हैं। 2 दिन से हमने बिल्कुल कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं। कैसे हम खौफ में रहे हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर घाटी को अलविदा करने का इरादा कर लिया। घाटी से पलायन का पक्का इरादा कर लिया है। यही वजह है कि कश्मीरी पंडितों के शरणार्थी शिविरों में तेजी से सन्नाटा पसर रहा है। यहाँ कई घरों के दरवाजों पर ताला लटक गया। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से टारगेटेड किलिंग्स बढ़ी और खासतौर से पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह से 2 अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, एक बैंक मैनेजर को कुलगाम में और उसके बाद देर शाम 2 मजदूरों को बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में, उसके बाद जो है खौफ और दहशत जो है यहाँ पर भी लोगों के बीच है। और उन्होंने यहाँ से एक बार फिर पलायन शुरू किया है। और बीती रात कुछ परिवार यहाँ से निकल गए हैं और बाकी परिवारों का भी कहना है कि आने वाले दिनों में वो यहाँ से जम्मू की ओर माइग्रेशन करेंगे। सिर्फ एक ही शरणार्थी शिविर का यह हाल नहीं है। अनंतनाग के मट्टन में, कुलगाम के काजीगुंड में, बडगाम के शेखपुरा में, पुलवामा के चाशी गांव में कश्मीरी पंडितों के कैंप हैं। जो लोग यहाँ अभी हैं वो भी जल्द जम्मू जाने की तैयारी कर रहे हैं। पलायन करके अपनी जान बचाने की बात कह रहे हैं। देख रहे 90% यहाँ से सब पलायन करके भाग गए हैं। और हमें लगता है कि ये पलायन का दौर फिर से यही मटन से नहीं, अक्रॉस द वैली अगर आप देखेंगे सब जगह से पलायन शुरू हो गया और वो जम्मू पहुँच गए। 2010 में हम जॉब करने आए, हमें बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम हम यहाँ आए, लेकिन हालात ने हमें मजबूर कर दिया यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से हम बड़ी खुशी, यहाँ बड़ी मजे तरीके से हम यहाँ जॉब करते थे, लेकिन हालातों ने हमें मजबूर कर दिया। क्योंकि जब हमारी जान है तो जहान है, इसलिए हम इस यहाँ से अब मतलब पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है। डर और दहशत के माहौल के बीच कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। कश्मीर में अब हिंदू कर्मचारियों की तैनाती दूर दराज में नहीं होगी। सभी हिंदू कर्मचारियों को जिला मुख्यालय ट्रांसफर किया जाएगा। हिंदू कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया जाएगा। हिंदू कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी। लेकिन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर शेखपुरा में प्रदर्शन कर रहे लोग इस फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। नौकरी के दौरान कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का डर जता रहे हैं। की किलिंग हुई वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हुई है। एसडीएम का ऑफिस एक साइड, तहसीलदार के ऑफिस में
हुई है किलिंग, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का तो अब सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि जहां वो मारना चाहते वहां पे वो बंदे को मार देते हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अगर पहले किया होता तो तब हम मान लेते, लेकिन ये जो किलिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही हुई है। कश्मीर से हो रहे पलायन को लेकर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर विरोध हो रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर के ताजा हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है और लोगों की सुरक्षा के लिए बड़े कदमों की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों के चीफ की अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इससे पहले कल अमित शाह ने एनएस अजीत डोभाल और रॉ चीफ के साथ भी एक बैठक की थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में भी कश्मीर के हालातों पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार के इन कदमों के बीच घाटी में लगातार बिगड़ रहे हालात पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। खराब हो रहे हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहाँ पे आतंकवादियों द्वारा टारगेट कर करके उनको मारा जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। और इस पे मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी यत्न करने की ज़रूरत है, जितना भी खर्चा आने की ज़रूरत है, वो करना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोग, पुराने घाव हैं उन लोगों के, कश्मीर के लोग वापस अपने अपने घरों में जाके दिल्ली आते हैं तो क्या उनको जो भी मदद है, अभी भी जितने लोग रह रहे हैं हम लगातार उनके टच में हैं। अभी आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली। अब हम वहां जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? लोगों का स्थलांतर और पलायन जारी है। अगर ये किसी और पार्टी के राज में होता तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में एक बवाल वो लोग पैदा कर रहे। कश्मीर में टारगेट किलिंग का असल मकसद लोगों के दिलों में डर पैदा करना है। घाटी से तेजी से हो रहा पलायन इसी डर का नतीजा है। सरकार को जल्द टारगेट किलिंग को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के दिल में बैठे डर को मिटाना होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के नाम पर खून बहाने वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि उनकी करतूतें कश्मीरियत पर ही स्याही पोत रही हैं। जो कश्मीर जन्नत के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने ही देश के लोगों के लिए जहन्नुम का दूसरा नाम बन गया है। लगातार आम लोगों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, घाटी छोड़ने के लिए डराया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। कश्मीर में आम आदमी को टारगेट कर कत्लेआम का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन आतंकी आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं, लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। घाटी में हो रही इस टारगेट किलिंग का सबसे ज्यादा शिकार हिंदू और कश्मीरी हिंदू बन रहे हैं। बीते कुछ दिनों में घाटी में आतंकियों ने खून खराबे की नई साजिश तैयार की है। इस साजिश का मकसद गैर कश्मीरियों को खौफ से भर देना है, उन्हें कश्मीर घाटी छोड़ने पर मजबूर कर देना है। इसी साजिश के तहत गुरुवार को कुलगाम में आतंकियों ने बैंक मैनेजर विजय को गोली मार दी। बैंक के भीतर ही विजय कुमार पर गोलियां दागी गई। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। नौकरी की मजबूरी उन्हें कश्मीर खींच लाई थी। अपने परिवार का वो सहारा थे, लेकिन आतंकियों के लिए वो सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट थे। नहीं तो अभी जस्ट हुई है, गवर्नमेंट कुछ समय तो लेती है, लेकिन कुछ व्यवस्था कर दे तो अच्छा है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ से ये किलिंग के लिए तैयार होते हैं, वहीं से पहले इनकी जासूसी से पकड़ में आ जाए, तो वहाँ पहुँचे उससे पहले ही इनको खत्म कर सकते हैं। सरकार ने लिखन डाली है, ये मत लिखेगा। लाल तो खत्म हो गया, मेला के कमा सरकार
अरे मारा तो कोई याद मिले मेरा, अरे वो कौन मेरा लाल आजाद में सरकार ने सोच के कह देने के काल में तो बेटा वो कौन के सदका मम्मी मैं 10-15 दिन तक आवांगा मैं हाइट और 10 दिन रह गए जाऊंगा तो 4 महीना को मिले ब्याह करवा के गए हो पुठ मुँह नहीं निकाले मैंने छुट्टी को नहीं मैं छुट्टी पर जाऊंगा बेटा। कुछ उसी तरह जैसे राहुल भट्ट थे, अमरीन थी या रजनी बाला थी, इन तमाम परिवारों को कश्मीर से नाता रखना भारी पड़ गया। आतंकियों की धमकियों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ गया। कश्मीर में रहने की हिम्मत दिखाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। कश्मीर के हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा ने आज बड़ी बैठक की है राजधानी दिल्ली में। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में आतंकवादियों पर नकेल कसे और वहां पर कश्मीरियत जिंदा रहे। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।